Chapters 329 Three Brothers of Zhong Clan, 330 Wei the Shin, 331 Advancement to Rank 4, 332 Zhou Quan's Shock। चैप्टर स्टार्ट। तीनों फौरन खुशी से झूम उठे। उन्होंने टोकन का दूसरा आधा हिस्सा निकला और वहीं के वहीं दोनों हिस्सों को जोड़कर पूरा टोकन बना लिया। तो पता ये चला कि उस जमाने के डेमोनिक गू मास्टर के भी वंशज थे। टाई क्लैन द्वारा पकड़े जाने से पहले उसने अपने वंशजों को निर्देश दिया था कि वो इस घटना को याद रखें और अगर फ्यूचर में पॉसिबल हो तो उस एहसान का बदला जरूर चुकाएं। ये तीनों भाई उसी डेमोनिक गू मास्टर के वंशज द। इस टोकन को देखने के बाद उन्होंने फौरन उस नौजवान स्टॉल के मालिक को सारी बात समझाई और पूछा कि क्या उस किसी हेल्प की जरूरत है। वो उसकी मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ये नौजवान बहुत चालाक था। उसने फौरन जवाब दिया कि उसके पास 3 सबॉर्डिनेट्स की कमी है और उसकी मदद के लिए आसपास कोई नहीं है। तीनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक साथ घुटनों पर बैठ गए, ये वादा करते हुए कि वो उस नौजवान की 20 साल तक सेवा करेंगे। वो 20 साल तक उसके हर ऑर्डर को मानेंगे, लेकिन उसके बाद वो आज़ाद होंगे। ये तीनों भाई बैटल स्टेज में काफ़ी फेमस द। हर एक के पास रैंक 3 कल्टिवेशन थी और वो मल्टी बैटल में सबसे माहिर थे। इस नौजवान ने तीनों भाइयों की ताकत के बाल पर अगले 20 साल ऐशो आराम में गुजारे। इस दौरान उसने तीनों भाइयों से अपने लिए खाना, पानी, प्राइमेवल स्टोन्स लाने को कहा और उन्होंने उसकी हर रिक्वेस्ट पूरी की। लेकिन 20 साल बाद तीनों भाइयों ने एहसान चुका दिया और वहां से चले गए। वो नौजवान काम करना तो कब का भूल चुका था और भीख मांगने में उस शर्म आती थी, बल्कि उसने खुद पर कंट्रोल भी नहीं रखा और एक राजा की तरह जीना जारी रखा। आधे महीने से भी कम वक्त में वो मर गया। ऑफ कोर्स ये सब फैंग युआन की पिछली लाइफ में हुआ था। इस वक्त उन तीनों डेमोनिक गू मास्टर्स को अभी तक आधा टोकन नहीं मिला था और ये टोकन पहले से हाई फैंग युआन के हाथों में था। जहां तक उस नौजवान का सवाल है, वो जिए या मारे, किसको घंटा फर्क पड़ता है। उसकी यादों के मुताबिक ये आधा टोकन अगले साल उन तीनों डेमोनिक गू मास्टर भाइयों को मिलना था। लेकिन अब जब फैंग युआन के पास आधा टोकन था, वो बाइनिंग बिंग और शांग शिनसियाई को लेकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। तीनों भाइयों ने भी अपने घर के सामने एक स्टॉल खोल रखा था, त्योहार के माहौल का लुत्फ उठा रहे थे और ऐश कर रहे थे। अरे ये तो लॉर्ड फैंग जेंग है और लॉर्ड बाइनिंग बिंग। फैंग और बाई को देखते ही तीनों जल्दी से उठ खड़े हुए। उन सबकी बैटल स्टेज में फैंग युआन या बाइनिंग बिंग ने पहले धुनाई की थी। इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ थी और डेमोनिक गू मास्टर्स के लिए तो और भी ज्यादा। बाइनिंग बिंग के पास रैंक 4 कल्टिवेशन थी, जबकि फैंग युआन ने जू कई बेई को हराया था। ऐसा कोई डेमोनिक गू मास्टर नहीं था जो उन दोनों की रिस्पेक्ट ना करता हो। मैं आज तुम तीनों को ढूंढने आया हूं। फैंग युआन ने तीनों भाइयों को बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा। ये तीनों भाई, इन सब का सरनेम जोंग था। सबसे बड़ा जोंग तू था, तीनों में सबसे छोटा, विनम्र और ईमानदार। वो एक अर्थपाथ रैंक 3 अपर स्टेज गू मास्टर था। दूसरा था जोंग हुओ, स्लीवलेस शर्ट और शॉर्ट्स पहने, उसका शरीर एकदम लाल था। वो एक फायर पाथ रैंक 3 मिडिल स्टेज गू मास्टर था। सबसे छोटा जोंग फंग था, बंबू की टोपी पहने हुए, उसकी आंखें तेज और छोटी थी और लोगों को देखते वक्त अपनी आंखें सिकोड़ना पसंद करता था। वो एक विंड पाथ रैंक 3 इनिशियल स्टेज गू मास्टर था। फैंग युआन की बातें सुनकर तीनों भाई बेचैन हो गए। जोंग तू ने जल्दी से अपनी मुट्ठी बांधकर फैंग युआन को सलाम किया। लॉर्ड फैंग झेंग, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मामला है? अगर मेरे भाइयों ने अनजाने में आपको ऑफेंड किया है तो मैं यहां आपसे माफी मांगता हूं। फैंग युआन ने हल्का सा फ्राउन किया। मुझे यकीन है तुमने सुना होगा, मैंने शांग शिनसियाई को यंग मास्टर बनने में हेल्प करने के लिए बैटल स्टेज छोड़ दिया है। हमारे पास यहां लोगों की कमी है, मैं चाहता हूं कि तुम तीनों हमें ज्वाइन करो। ये तीनों जोंग भाइयों के माथे पर बाल पड़ गए। वो शांग क्लैन सिटी आए थे और बैटल स्टेज में सिर्फ एक हाई रीजन से एंटर हुए, द शांग क्लैन का एक्सटर्नल एल्डर बनने के लिए। लेकिन अब जब फैंग युआन चाहता था कि वो शांग शिनसियाई की हेल्प करें, तो ये उनके गोल से बहुत अलग था। शांग शिनसियाई बस एक नाताजुर्बेकार लड़की थी और उसके पास सिर्फ रैंक 1 कल्टिवेशन और खराब एप्टीट्यूड थी। उन तीनों के पास बी ग्रेड एप्टीट्यूड थी और उनका कॉम्बिनेशन स्ट्राइक एक रैंक 4 गू मास्टर से भी टेम्पररी बेसिस पर टक्कर ले सकता था। उन्हें शांग शिनसियाई के अंडर काम करने और उसका सबॉर्डिनेट बनने के लिए कहना, तीनों भाई इसके लिए तैयार नहीं थे। अगर ये बात किसी और ने कही होती तो तीनों भाई अब तक अटैक कर चुके होते, इस आदमी को मारकर उसका कचुम्बर बना देते। लेकिन ये फैंग युआन ने कहा था, जिसकी वजह से तीनों मुश्किल में पड़ गए।
फैंग युआन ने जू कई बेई को बैटल में हराया था। उन्होंने ये अपनी आंखों से देखा था। अगर वो तीनों मिल भी जाते तो भी वो फैंग युआन को नहीं हरा सकते थे। फैंग झेंग की नीयत ठीक नहीं है। ये साफ साफ हमें जबरदस्ती अपने साथ मिलाना चाहता है। हाय, कैसी किस्मत है कि फैंग झेंग ने हमें ही टारगेट किया। हम तीनों मिलकर भी उस नहीं हरा सकते, और उसके साथ बाइनिंग बिंग भी है। ऊपर से वो पर्पल थॉर्न टोकन। तीनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो एक दूसरे के इमोशंस को समझ रहे थे। तीनों ही नहीं चाहते थे, लेकिन हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया था। उनके पास हार मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन फैंग युआन ने अचानक कहा, मैं तुम लोगों पर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। अगर तुम्हारी मर्जी है तो आओ, वरना मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तीनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि फैंग युआन सच बोल रहा है या बस शरीफ बनने की एक्टिंग कर रहा है। लेकिन जोंग फंग, जो सबसे छोटा था, सबसे हिम्मत वाला भी था, उसने ध्यान से कहा, लॉर्ड फैंग झेंग, सच कहूं तो हमें आज़ादी की आदत है। हम शांग क्लैन के यंग मास्टर कंपटीशन में नहीं पड़ना चाहते। इसलिए दूसरे दोनों भाई हल्के से मुस्कुराए और फैंग युआन और बाइनिंग बिंग की तरफ माफी मांगते हुए झुके। ओ! फैंग युआन की भुएं उठ गई और उसकी आंखों से एक ठंडी रोशनी निकली। तुम तीनों की हिम्मत तो देखो, मेरी इनविटेशन ठुकराने की जुर्रत कर रहे हो? तीनों भाइयों का दिल जोर से धड़क उठा। जोंग तू ने जल्दी से अपनी मुट्ठियां बांधी और जल्दी में समझाया, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लॉर्ड फैंग झेंग, प्लीज गलत मत समझिए, आपका इनविटेशन मिलना हमारे लिए सम्मान की बात है। मेरा भाई बहुत नर्वस हो गया था। उस नहीं पता था कि वो क्या बोल रहा है। असल में वो ये कहना चाहता था कि हमें लेडी शान शिनसियाई के अंडर काम करने में खुशी होगी। हाँ, मेरा यही मतलब था। जोंग फंग ने बात जारी रखी। ही, अगर ऐसी बात है तो मैं बेफिक्र हूं। तुम तीनों इतने उत्सुक हो, शिनसियाई, इन्हें एक्सेप्ट कर लो। फैंग युआन पीछे मुड़ा और शांग शिनसियाई से कहा। उसके पास बाइनिंग बिंग ने फ्राउन किया। इस तरह जबरदस्ती ज्वाइन करवा कर उनकी लॉयल्टी नहीं मिलेगी, ऐसे दूर के सबॉर्डिनेट का क्या फायदा? शांग शिनसियाई को भी यही चिंता थी, लेकिन उसने फिर भी फैंग युआन पर भरोसा करना चुना। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और तीनों भाइयों से कहा, आज से प्लीज मेहनत से काम करना। जी। जोंग क्लैन के तीनों भाई लेडी शिनसियाई को प्रणाम करते हैं। तीनों ने अपनी मुट्ठियां बांधकर सलाम किया और बेदिली से जवाब दिया। हा। फैंग युआन ने अपना सिर उठाकर हंसना शुरू कर दिया। तीनों भाइयों ने सोचा, यह फैंग झेंग कितना नीच है, मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात है। बातें तो ऐसे कर रहा है जैसे कितना शरीफ हो, पर हरकतें एकदम नीच वाली हैं। ओ हाँ, मैं कुछ भूल गया, इससे जरा गौर से देखो। फैंग युआन ने हंसना बैंड किया और आधा टोकन निकालकर जोंग तू की तरफ फेंका। जोंग तू ने अनजाने में उस पकड़ लिया। ये क्या है? दूसरे दोनों भाइयों ने क्यूरियोसिटी से देखा, लेकिन अगले हाईपैल तीनों भाई हैरान रह गए। ये तो शांत और स्थिर जोंग तू चिल्ला उठा। जोंग हुओ ने टोकन छीन लिया, यूज ध्यान से देखने लगा। जोंग फंग को भी समझ आ गया कि क्या हुआ है, और उसने अपने भाई जोंग तू से कहा, भाई जल्दी से अपना टोकन निकलो। बाइनिंग बिंग और शांग शिनसियाई की अजीब नजरों के नीचे जोंग तू ने टोकन का दूसरा आधा हिस्सा निकला। दोनों आधे टोकन्स एकदम परफेक्टली फिट हो गए और टोकन पर एक इल्यूजनरी आग जलने लगी। यह तो असली है। जोंग क्लैन के तीनों भाइयों ने अपनी ऊँट फाड़ कर देखा। जोंग तू ने कांपते हाथों से टोकन पकड़ा हुआ था। ये क्या हो रहा है? बाइनिंग बिंग और शांग शिनसियाई को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जोंग क्लैन के तीनों भाइयों, क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं यहां बिना किसी वजह के आया हूं? तुम लोग हेजिटेट क्यों कर रहे हो? फैंग युआन ने सही वक्त पर बोला। उसकी बातों ने उन्हें होश में लाया। दादाजी ने कहा था, टोकन का मालिक कोई भी हो, भले ही वो दुश्मन क्यों ना हो, हमें उस जमाने का एहसान चुकाना ही होगा। सही कहा, भले ही दादाजी फंसे हुए हैं, हम उनकी रेप्यूटेशन खराब नहीं कर सकते। ए फ्लैट से लेडी शांग शिनसियाई हमारी नई मास्टर हैं। लेकिन सिर्फ 20 साल के लिए। कर्ज चुकाने के लिए 20 साल काफी हैं। तीनों भाइयों ने आपस में जल्दी से डिस्कस किया। इसके बाद अन तीनों ने एक घुटने पर शांग शिनसियाई के सामने बैठकर अपनी मुट्ठियां बांधी। जोंग टू, जोंग ह्यूओ, जोंग फंग, तीनों भाई लेडी शिनसियाई को सलाम करते हैं। वो जोर से चिल्लाए, उनका टोन पहले से बिल्कुल अलग था, जोश और उत्साह से भरा हुआ। भाई ही तू, ये क्या हो रहा है?
शैंग शिनसियाई ने देखा कि वो सच्चे दिल से यूज ज्वाइन कर रहे हैं और उस बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हुई। फैंग युआन हल्के से मुस्कुराया, ये एक लंबी कहानी है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी चलो कुछ और मेंबर्स को रिक्रूट करते हैं। 6 लोगों का ग्रुप गुलामों के मार्केट में पहुंचा। दुनिया में गुलामों का व्यापार होता था। कोई भी ताकतवर या अमीर फर्स्ट क्लास क्लैन या सुपर क्लैन गुलामों के बिजनेस में शामिल होता था। शांग क्लैन का गुलाम व्यापार 5 क्लैन एल्डर्स के हेड शांग बोली खुद हैंडल करते थे। गुलाम व्यापार में बहुत ज्यादा प्रॉफिट था। ऊपर के लोग किसी एक्सटर्नल एल्डर को यह काम सौंपने में कॉन्फिडेंट नहीं थे। हिस्ट्री में सिर्फ शांग क्लैंसमैन हाई इसके इंचार्ज रहे थे। फैंग युआन ने पहले से हाई प्लान बना रखा था और साफ साफ जांच पड़ताल कर ली थी। वो आगे चल रहा था, रास्ता दिखाते हुए, और जल्दी ही एक पिंजरे के पास पहुंचा। पिंजरे के अंदर बहुत से लोग थे। लेडी शिनसियाई, लॉर्ड फैंग झेंग, लॉर्ड बाइनिंग बिंग, क्या आप लोग गुलाम खरीदने आए हैं? अगर ऐसी बात है तो मैं आपको इस पिंजरे के अंदर के लोगों को खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। बिजनेस संभालने वाला एक गू मास्टर जल्दी से उनके पास आया। ओह, ऐसा क्यों है? शैंग शिनसियाई ने पूछा। लेडी शिनसियाई नहीं जानती, ये लोग वे क्लैन से हैं। वे क्लैन में कुछ समय पहले एक पॉलिटिकल विद्रोह हुआ था और वे क्लैन के लीडर को उसके छोटे भाई ने तख्त से हटा दिया। इस पिंजरे के अंदर के लोग पिछले क्लैन लीडर के फैक्शन से हैं। उन्हें अब मौजूदा वे क्लैन लीडर बेच रहा है। गू मास्टर ने जवाब दिया। शिनसियाई फौरन समझ गई कि उसने उन्हें इन गुलामों को ना खरीदने की सलाह क्यों दी। वे क्लैन एक फर्स्ट क्लास क्लैन था। भले ही वो शांग क्लैन से छोटा था, फिर भी सदर्न बॉर्डर का एक जाना माना क्लैन था। कहा जाता है कि वे क्लैन के पॉलिटिकल उथल पुथल को शांग यानफी का सपोर्ट था। मौजूदा वे क्लैन लीडर ने तो अपने क्लैंसमैन को शांग क्लैन में हॉस्टेज के तौर पर भी भेजा था। कई वे क्लैन एल्डर्स ने भी चुपके से अपनी एसेट्स शांग क्लैन में ट्रांसफर कर दी थी। वे क्लैन को शांग क्लैन की कठपुतली कहा जा सकता था। शैंग शिनसियाई के लिए, जो शांग क्लैन यंग मास्टर बनने के लिए कम्पीट कर रही थी, ये लोग एक मुसीबत थे। लेकिन फैंग युआन ने जल्दी से कहा, हम इन लोगों को खरीद रहे हैं। चैप्टर 330 वे द शिन। ये लॉर्ड फैंग झेंग, क्या आप सच में इन्हें खरीदना चाहते हैं? इंचार्ज गू मास्टर ने हिचकी कहते हुए पूछा। क्यों, मेरे डिसीजन पर शक कर रहे हो? फैंग युआन ने यूज एक सादी नजर से देखा। ये गू मास्टर हंस पड़ा। वो एक शांग क्लैंसमैन था। यूज जोंग क्लैन के भाइयों की तरह फैंग युआन से डर नहीं लगता था। मेरी ये हिम्मत कहाँ, मेरी ये हिम्मत कहाँ? उसने अपनी मुट्ठियां बंद कर सलाम किया और शांग शिनसियाई की तरफ मुड़ा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो लॉर्ड फैंग यह गुलाम लेडी शिनसियाई के सबॉर्डिनेट्स के तौर पर खरीद रहे हैं। लेकिन यंग मास्टर पोजीशन के लिए कम्पीट करने वालों के लिए यह सच में बुरी खबर है। लेडी शिनसियाई, आप तो इतनी इंटेलिजेंट हैं, आपका क्या ख्याल है? शैंग शिनसियाई की एग फैंग युआन पर टिकी हुई थी। वो मुस्कुराई और जवाब दिया, भाई ही तू का फैसला ही मेरा फैसला है। जैसा वो कहें वैसा ही करो। ऐसा है क्या? इंचार्ज गू मास्टर हैरान रह गया, फिर मुस्कुराकर बोला, जब लेडी शिनसियाई ने कह दिया है तो मैं वैसा ही करूंगा। सच कहूं तो मैं आपका सपोर्टर हूं लेडी शिनसियाई। तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। फैंग युआन ने गू मास्टर को ठंडी नजर से देखा और उस ठंडे स्वर में बीच में ही टोक दिया। ही गू मास्टर हंसा, तो मैं आपके लिए प्रोसीजर्स आगे बढ़ता हूं, लेकिन यहां बहुत लोग हैं तो काफी प्रोसीजर्स से गुजारना पड़ेगा। आपको एक दिन इंतजार करना होगा। एक दिन बाद बम। फैंग युआन ने अपना पैर उठाया और एक लात मारी। असगू मास्टर ने सोचा भी नहीं था कि फैंग युआन उस पर हमला करेगा और वो बेखबर पकड़ा गया और उसके पेट पर चोट लगी। 30 कदम दूर जाकर वो एक राहगीर से टकराया और जमीन पर गिर गया। खून की उल्टी करने के बाद बेहोश हो गया। शांग क्लैन सिटी में लड़ने की हिम्मत किसकी हुई? जीने से मन भर गया है क्या? जल्दी से सरेंडर कर दो। ऐसे हंगामे ने फौरन सबका ध्यान खींच लिया। गुलामों का मार्केट पहले से ही भारी सुरक्षा में था। जल्दी ही गू मास्टर्स के 3 ग्रुप आए और उन्हें घेर लिया। ये मैंने किया है। फैंग युआन को कोई डर नहीं था, वो सीधा खड़ा हो गया। ये तो फैंग झेंग है। गुस्से से भरे ग्रुप ने फैंग युआन को देखा और उनका जोश फौरन ठंडा पड़ गया। फैंग युआन के पास रैंक 4 बैटल स्ट्रेंथ थी। वो लोग सिर्फ रैंक 2 थी और उनका लीडर जिसके पास सबसे ज्यादा कल्टिवेशन थी, वो रैंक 3 इनिशियल स्टेज का था। वो लोग फैंग युआन के लिए चने मुरमुरे भी नहीं थे। फैंग युआन वहीं खड़ा रहा और उसने अपना पर्पल थॉर्न टोकन निकला। शैंग क्लैन के गू मास्टर्स ने टोकन देखा और उनका ऑरा एक बार फिर कम हो गया।
लीडर का गुस्से वाला और डरावना चेहरा जल्दी से बदल गया। वो मुस्कुराया और फैंग युआन से बड़े पोलाइटली बोला, लॉर्ड फैंग झेंग, हम सब जानते हैं कि आप शांग क्लैन के खास मेहमान हैं। लेकिन एक मेहमान भी शांग क्लैन में जबरदस्ती नहीं कर सकता। आपने तो हमारे क्लैंसमैन को जख्मी भी कर दिया। नियमों के मुताबिक मुझ पर यूनानचास प्राइमेवल स्टोन्स का फाइन लगेगा, फैंग युआन ने तुरंत कहा। लीडर हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि फैंग युआन शांग क्लैन के नियमों से इतना वाकिफ होगा। फैंग युआन ने प्राइमेवल स्टोन्स का एक बाग फेंका और अपना हाथ हिलाते हुए बोला, इसके अंदर 50 प्राइमेवल स्टोन्स हैं, चेंज तुम रख लो। लीडर ने प्राइमेवल स्टोन्स लिए। उस एक भिखारी जैसा महसूस हो रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी और घबराहट के भाव और वो दूसरों के साथ वहां से चला गया। अगर फैंग युआन के पास ताकत ना होती तो पर्पल थॉर्न टोकन के बावजूद वो इतनी आसानी से बच नहीं पाता। लेकिन अब जब वो ताकतवर था, शांग क्लैन सिटी में भी, अगर वो किसी शांग क्लैंसमैन को पीट दे, जब तक वो कोई इंपॉर्टेंट आदमी ना हो, तो कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे। इंचार्ज गू मास्टर को फैंग युआन ने पीटकर बेहोश कर दिया था। गुलाम मार्केट ने जल्दी से एक दूसरे गू मास्टर को उनकी सेवा में भेजे दिया। इस पिंजरे में जितने भी हैं, सबको खरीद रहे हैं, फैंग युआन ने पिंजरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। पिंजरे के अंदर लोग फैंग युआन को देख रहे थे। उनमें से ज्यादातर के चेहरे पर सुन या बेजान एक्सप्रेशन लेकिन कुछ उस गुस्से से घूर रहे थे। फैंग युआन के खरीदने के लापरवाह अंदाज ने उन्हें बेहद बेइज्जत महसूस करवाया था। जी। नए गू मास्टर ने अपना पसीना पोंछा और फैंग युआन की सेवा में पोलाइटली लग गया। 15 मिनट से भी कम समय में सारे प्रोसीजर्स पूरे हो गए। ये रैंक 3 पॉइजन स्कॉर्पियन गू है, प्लीज इससे संभाल कर रखे लॉर्ड फैंग झेंग। आखिर में गू मास्टर ने फैंग युआन को एक गू वर्म दिया। इस पॉइजन स्कॉर्पियन गू का शरीर सफेद था, जैसे एक बेदाग चीनी मिट्टी, और इसका साइज 2 उंगलियों के बराबर था। ये एक रैंक 3 गू था, जिसमें सिर्फ एक हाई एबिलिटी थी, पॉटी करना। स्कॉर्पियन जो पॉटी पैदा करता था, वो बीन की तरह काली होती थी। वो एक रैंक 2 गू थी। एक कहावत है, स्कॉर्पियन की पॉटी दुनिया में एक ही होती है। यह स्कॉर्पियन पॉटी गू हर एक में एक अनोखा जहर होता था। एक बार किसी पर इस्तेमाल करने के बाद उन्हें हर 7 दिन में एक बार डिटॉक्सिफाई करने के लिए यूएसएसआई पॉइजन स्कॉर्पियन गू की जरूरत पड़ती थी। ये गुलामों को कंट्रोल करने का सबसे आम तरीका था। हालांकि स्लेवरी गू भी होता है जिसका असर बेहतर होता है, लेकिन वो रैंक 5 का था। वो महंगा और रेयर था, उस आम तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। पॉइजन स्कॉर्पियन गू भले हाई शांग शिन सीआई यूज एक्टिवेट ना कर सकती हो और यूज पॉटी ना करवा सकती हो, लेकिन वो बिना किसी प्राइमेवल एसेंस का इस्तेमाल किए किसी को इससे डंक मरवा सकती थी। फैंग युआन ने पहले इस पॉइजन स्कॉर्पियन गू को रिफाइन करने का प्लान बनाया, फिर यूज शांग शिन सीआई को देकर रिफाइन करवाने का। उस खुद से ये करने देना बहुत मुश्किल था। ... तुमने क्या कहा? किसी ने अनवे क्लैन के गुलामों को खरीद लिया? मैंने तुम्हें क्या निर्देश दिए थे? मैंने कहा था कि अन पर ध्यान रखना। कुछ दिन रुको ताकि मैं इन शांग क्यू एनआईयू के साथ मामला सुलझा लूं, और जब सिचुएशन शांत हो जाए तब उन्हें खरीद लेना। स्टडी रूम में शांग पुलाव का चेहरा बिगड़ा हुआ था जब वो इंचार्ज गू मास्टर को दांत रहा था। इंचार्ज गू मास्टर एक बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। फैंग युआन से लात खाने के बाद वो अभी उठा ही था कि शांग पुलाव उससे पूछताछ करने आ गया। यंग मास्टर पुलाव, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। मैं उनके बीच फूट डालना चाहता था, लेकिन वो शांग शिन सीआई तो फैंग झेंग की हर बात भेद की तरह मान रही थी। मैंने देर करने की कोशिश की, लेकिन मेरे शब्द पूरे होने से पहले ही फैंग युआन ने मुझे लात मारकर बेहोश कर दिया। इंचार्ज गू मास्टर ने बिस्तर पर लेते हुए बेदिली से समझाया, हाय, यह वे क्लैंसमैन कभी अहम लोग वे क्लैन के ऑपरेशन को कंट्रोल करते थे। उनके पास ऊंची कल्टीवेशन और मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है। अगर मैं उन्हें हासिल कर लेता तो मैं आधा वे क्लैन खुद बना सकता था। उनमें से वे क्लैन की फर्स्ट लेडी वे द शिन गार्ड्स को पालने में सबसे माहिर है। वे क्लैन के लीडर के गार्ड ट्रूप्स कभी मशहूर उन्होंने कई असैसिनेशन अटेम्प्ट्स को सफलता से रोका था, यहां तक कि एक साथ 5 रैंक 3 गू मास्टर्स के अटैक को भी रोक दिया था। अगर वो इंटरनल क्राइसिस ना होता तो वो इतनी आसानी से कैसे बिखर जाते? शैंग पुलाव ने एक लंबी सांस ली। मैं अब तुमसे पूछ रहा हूं, क्या सिचुएशन को बचाया जा सकता है? उसने इंचार्ज गू मास्टर को तेज नजरों से घूरा। गू मास्टर ने अपना सिर हिलाया, रोते हुए टोन में समझाते हुए, अन सबको पहले ही ले जाया जा चुका है, पूरा प्रोसीजर ठीक ठाक था और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यंग मास्टर, मैं आपको फेल कर गया।
कोई बात नहीं, आराम करो। शैंग पुलाव ने ये सुना और उसका सारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। उसने सांत्वना के कुछ शब्द कहे और अपना सिर लेकर वहां से चला गया। अगले दिन की सुबह नानक्यू गार्डन के रेजिडेंशियल स्क्वायर में वे क्लैन के 30 से ज्यादा सदस्य खड़े थे। फैंग युआन और शांग शिनसियाई एक साथ आए। पहले फैंग युआन ने शांग शिनसियाई को पॉइजन स्कॉर्पियन गू रिफाइन करने में मदद की थी। एक रैंक 3 गू अभी भी उसके लिए बहुत स्ट्रांग था, इसलिए फैंग युआन ने पॉइजन स्कॉर्पियन गू को कंट्रोल करने में उसकी मदद के लिए कुछ और गू वॉर्म्स चुने। आज से शांग शिनसियाई तुम्हारी नई मास्टर है, तुम लोग उस सलाम क्यों नहीं कर रहे? फैंग युआन ने उनके सामने पॉइजन स्कॉर्पियन गू उससे दे दिया। वे क्लैंसमैन धीरे धीरे जमीन पर घुटनों के बाल बैठ गए, शांग शिनसियाई को सलाम करते हुए। उनकी आवाजें बेदिली से भरी थी, लाचारी और सुन्नपन से भरी। वो सब कठपुतलियों की तरह बिहेव कर रहे थे। उन्हें क्लैन से निकाल दिया गया था। ये सब अहम लोग जो एक अच्छी जिंदगी जीते थे, अब गुलाम बन गए थे। उनका उदास और नीरस व्यवहार बिल्कुल नेचुरल था। इन लोगों को देखकर कोई इनका इस्तेमाल करने के लिए अश्योर्ड कैसे महसूस कर सकता था? शैंग शिनसियाई को अन पर दया आ रही थी, लेकिन खुद के लिए चिंता भी हो रही थी। वे दशिन, बाहर आओ, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। फैंग युआन ने अपना हाथ बढ़ाया और उनमें से एक महिला की तरफ इशारा किया। वो अचानक से जोश में आ गए, उनके कई सुनचेहरे तेज और मजबूत हो गए। तुम क्या चाहते हो? कई लोगों ने अपने शरीर को हिलाया, वे दशिन को बचते हुए। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, उस पर हाथ भी मत लगाना। उनमें से एक ने फैंग युआन की तरफ उंगली दिखाई, बहुत सतर्कता दिखाते हुए। स्मैक! फैंग युआन का चेहरा काला पड़ गया। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए और एक थप्पड़ मारा। जिस आदमी ने उसकी तरफ उंगली दिखाई थी, वो एक जबरदस्त ताकत से दूर जा गिरा। उसका मुंह खून से भर गया और उसके टूटे हुए दांत जमीन पर गिर गए। लगता है तुम्हें अभी तक असलियत का अंदाजा नहीं हुआ है। भले ही मैंने तुम सबको खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया है, लेकिन मुझे तुम में से कुछ को मजे के लिए मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हारे क्लैन लीडर की बीवी के साथ कुछ करना चाहता हूं? तुम लोग मुझे रोकने के लिए क्या कर सकते हो? फैंग युआन का चेहरा क्रूर था और उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। तुम! वे क्लैन का ग्रुप गुस्से में था। कुछ नौजवानों ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, लेकिन उन्होंने दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं की। तुम सब पीछे हटो। वे दशिन ने उन्हें किनारे खड़े होने के लिए कहा और खुद बाहर निकल आई। भले ही उसका चेहरा गंदा था, लेकिन वो उसके सुंदर, आडू जैसे रूप को छिपा नहीं सकता था। उसने फैंग युआन को झुककर प्रणाम किया। लॉर्ड फैंग झेंग को इस अदनासी सेवक से क्या चाहिए? फैंग युआन ने ठंडा सा एचएमपीएच किया और एक तेज नजर से उसके शरीर को जांचा। लेडी वे, तुम बहुत बोलती हो। बस मेरे पीछे आओ और जैसा मैं कहूं वैसा करो। ऐसा कहकर वो पीछे मुड़ गया। जैसे कि कसाई के तख्ते पर पड़ा मांस, वे दशिन भी लाचार थी। उसने अपने दांत भींचे और फैंग युआन के पीछे लेक पवेलियन तक चली गई। एक ठंडी हवा चली, जिससे झील की सतह पर लहरें उठने लगी। झील में काप मछलियां तैर रही थी और पानी की सतह पर कमल के पत्ते भरे हुए जिनके बीच में लाल और सफेद फूलों की कलियां थीं। ऐसे सुंदर दृश्य ने वे दशिन को थोड़ा आराम महसूस करवाया। लेकिन फैंग युआन की अगली बात ने यूज नर्वस कर दिया। उसने कहा, लेडी वे, मुझे तुम में बहुत इंटरेस्ट है। वे दशिन जल्दी से जमीन पर घुटनों के बाल बैठ गई। ये सेवक अदना है। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी खूबसूरती ने लॉर्ड फैंग झेंग का ध्यान खींचा है। लेकिन मैं अपने इस दागदार जिस्म को लॉर्ड के शानदार और मर्दाना जिस्म को पेश करने की हिम्मत नहीं कर सकती। हा हा हा! फैंग युआन दिल खोलकर हंसा। वे दशिन, गलत मत समझो। मुझे तुम्हारे टैलेंट में बहुत इंटरेस्ट है। तुम्हारा जिस्म और खूबसूरती मेरी नजरों में सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा है। ए फ्लैट, मैं चाहता हूं कि तुम शांग शिनसियाई के लिए वफादार महिला गार्ड्स का एक ग्रुप तैयार करो। साथ ही तुम्हें अपने वे क्लैंसमैन को ठीक से मोटिवेट करना होगा। उन्हें कहो कि मेहनत से काम करें और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। फैंग युआन की बात सुनकर वे दशिन ने राहत की सांस ली और उसने वादा किया, जी, ये सेवक लॉर्ड के आदेश का पालन करेगी। ही। फैंग युआन फिर से गहराई से हंसा और गहरे मतलब से कहा, लेडी वे, मैं जानता हूं कि तुम प्रेग्नेंट हो और मैं तुम्हारे इरादे भी जानता हूं। तुम अपने पति के इकलौते खून को बचाना चाहती हो और साथ ही अपने छोटे भाई वेई शेनजिंग से कांटेक्ट करके अपने लिए बदला लेना चाहती हो। मैं सही हूं ना? जैसे ही उसने ये कहा, वे दशिन का चेहरा पीला पड़ गया और उसका नाजुक शरीर कांपने लगा। चैप्टर 331 एडवांसमेंट टू रैंक 4। वे दशिन को अपने हाल ही के शारीरिक बदलावों से पता था कि वो प्रेग्नेंट है।
उसके गर्भ में पाल रही नई जिंदगी ने उस बड़ी उम्मीद दी थी। ये उसका सबसे बड़ा सीक्रेट था और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ ही दिनों में एक बाहर वाला इससे सीधे सीधे एक्सपोज कर देगा। ये सुनकर वो कैसे ना चकती, कैसे ना घबराती। फैंग युआन की पिछली जिंदगी में वे दुशिन ने हाई शैंग पुलाव को शैंग क्यू एनआईयू के खिलाफ जीतने में मदद की थी और उसे एक समय में यंग क्लैन लीडर के पद के लिए सबसे पॉपुलर कैंडिडेट बना दिया था। हालांकि राइचस और डिमोनिक के बीच हुए बड़े युद्ध में वे दुशिन और वेई शेनजिंग ने चुपके से एक दूसरे से कांटेक्ट किया और वो क्लैन को शान क्लैन के खिलाफ साजिश करने में मदद की। वे क्लैन को एक हाई झटके में खत्म कर दिया और अपने पति की हत्या का बदला ले लिया। इसके खुलासे के बाद वे दुशिन शान यानफी को नुकसान पहुंचाने वाली पहली शख्स के रूप में फेमस हो गई। इस वजह से शान पुलाओ भी इस मामले में फैंस गया और यूज क्लैन से निकाल दिया गया, जिसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। कहा जा सकता है कि उसकी सफलता और हार दोनों वे दुशिन की वजह से हुई। वे दुशिन का टैलेंट बेहतरीन था और अब वो फैंग युआन के हाथ लग गई थी। यूज कंट्रोल करना और शान शिनसीआई के लिए काम करवाना फैंग युआन के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। वे दुशिन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम शान शिनसीआई की मदद करने में अपनी पूरी कोशिश करोगी, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। मैं शायद तुम्हारे गर्भ में पाल रहे बच्चे को ठीक से पालने में भी तुम्हारी मदद करूं। और हाँ, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि कुछ समय के लिए अपने छोटे भाई वेई शेनजिंग को ढूंढने मत जाना। उस अभी वो क्लैन ने रिक्रूट कर लिया है और यूएस पर हर वक्त नजर रखी जा रही है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम खुद जाकर पता कर सकती हो। फैंग युआन ने अपनी उंगलियां फेरीं। वो पत्थर की कुर्सी पर पीठ सीधी करके बैठा था और उसके टोन से ऐसा एहसास हो रहा था जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में है। वे दुशिन उसके इस अंदाज से पूरी तरह से डोमिनेट हो चुकी थी। उसके चेहरे के भाव बदल गए जब वो जमीन पर घुटनों के बाल बैठी थी। उसने कई बार कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन आखिर में उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। आखिर में उसने फैंग युआन के सामने गहराई से अपना सिर झुकाया। उसका माथा जमीन से छू गया और उसने एक आदरपूर्ण आवाज में कहा, मैं। हालांकि उसने अभी अपना मुंह खोला ही था कि फैंग युआन ने उस बीच में ही टोक दिया, कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं। तुम्हारा और तुम्हारे क्लैंसमैन का परफॉर्मेंस हाई सबसे अच्छा जवाब होगा। तुम अब जा सकती हो। फैंग युआन ने अपना हाथ हिलाया। वे दुशिन वहां से सिर्फ जा सकती थी। फैंग युआन कुछ देर तक पवेलियन के अंदर बिना उठे बैठा रहा। वो वे दुशिन के फिगर को देखता रहा जब तक वो हरे पेड़ों की कतारों में धीरे धीरे गायब नहीं हो गई। वो जानता था कि इस बातचीत के बाद वो अपनी पूरी ताकत से शांग शिनसीआई की मदद करेगी। आखिरकार उसकी पिछली जिंदगी में शांग पुलाव ने भी उसके गर्भ में पाल रहे बच्चे का फायदा उठाकर उस पूरी तरह से अपनी मदद करने के लिए लुभाया था। ठंडी हवा चली। फैंग युआन ने झील की सतह को देखा। चमचमाती झील उसकी गहराई जैसे काली ईरू में रिफ्लेक्ट हो रही थी। वो शांत था। अब शांग शिनसीआई के पास वे क्लैंसमैन हैं जो उसके मिडिल और लोअर फाउंडेशन का काम करेंगे। वे दुशिन के साथ वो महिला गार्ड्स को ऑर्गेनाइज कर सकती है और एक शक्तिशाली और स्थिर आर्म फोर्स बना सकती है। इसके अलावा जोंग ब्रदर्स भी हैं जो उसके जनरल्स होंगे और उसके पास उसकी पर्सनल सर्वेंट सियो डाई और सियो लैन हैं जो विश्वसनीय सहायक हैं। इसके साथ उसकी फोर्स का जनरल फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है। यह इस यंग मास्टर कंपटीशन से निपटने के लिए काफी है। लेकिन अगर हम जो क्वान को रिक्रूट करके यूज स्टीवर्ड बना ले तो यह यंग मास्टर की पोजीशन पक्का उसकी झोली में होगी। वे दुशिन, जोंग क्लैन के 3 भाई, सियो डाई, सियो लैन सभी जनरल्स हैं जबकि जो क्वान कमांडर होगा। फैंग युआन को यह बिल्कुल साफ था कि जो क्वान की मदद से, जिसके पास भरपूर अनुभव और बेहतरीन टैलेंट था, शांग शिनसीआई यंग मास्टर की पोजीशन जरूर जीतेगी और ये और भी स्थिर होगी। भले ही शांग शिनसीआई मेहनत ना करे, जो क्वान की मदद से उसकी फोर्सेस और भी मजबूत हो जाएंगी और धीरे धीरे बढ़कर एक विशाल रूप ले लेंगी। सिर्फ जू क्वान हाई शांग शिनसीआई के इन सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल में रख सकता था। अभी शांग शिनसीआई इन टैलेंट्स पर अपना रौब नहीं जमा सकती थी। आखिरकार वो अभी भी बहुत छोटी थी, उसका एप्टीट्यूड ज्यादा नहीं था और उसका कल्टिवेशन काफी नहीं था। गू मास्टर की दुनिया में नियम कठोर और असली होते हैं। पहली चीज जो कोई देखता है वो है ताकत, बाकी सब सप्लीमेंट्री है। हालांकि जो क्वान को काबू में करना इतना आसान नहीं होगा, खासकर अब जब ये अफवाहें फैल चुकी हैं कि शांग शिनसीआई ने दर्जनों बार जो क्वान को रिक्रूट करने में फेल हुई है और इनको बड़े चटकारे लेकर बयां किया जा रहा है। फैंग युआन जानता था कि कोई चुपके से ये सब शांग शिनसीआई की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है। लेकिन भले हाई फैंग युआन ये जानता था,
उसने इसे रोका नहीं। समय अभी तक सही नहीं था और उसके पास पहले से ही एक प्लान था। कई दिनों बाद रात में नानक्यू गार्डन के एक सीक्रेट रूम में स्विश 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 एपर्चर में लहरें उठी और हजारों सफेद चांदी के स्नोफ्लेक्स ऊपर उठे। फैंग युआन की इच्छा से पीक स्टेज रैंक 3 प्राइमेवल एसेंस एपर्चर की दीवारों पर टकराया। जैसे 10,000 जानवरों का नाच या गैलेक्सी की हरकत, 90% प्राइमेवल सी हर चीज को एक शानदार और असीम शक्ति के साथ बहा ले गया, जो मिडिल और लोअर ग्रेड एप्टीट्यूड से कहीं ऊपर था। प्राइमेवल एसेंस लगातार एपर्चर की दीवारों को साफ कर रहा था। ये सफाई धीरे धीरे और चुपके से फैंग युआन के एपर्चर की दीवारों में एक गुप्त बदलाव ला रही थी। जब ये बदलाव एक सर्टेन हेड तक जमा हो जाएगा तो ये एक क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनेगा और उसके कल्टीवेशन को तेजी से एक नए रेल्म में ब्रेक थ्रू करवा देगा। यह रेल्म था रैंक 4। फैंग युआन ने रैंक 3 पीक स्टेज तक पहुंचने के लिए रेलिक गू का इस्तेमाल किया था और फिर बाइनिंग बिंग और बोन फ्लैश यूनिटी गू की मदद से उसका कल्टीवेशन तेजी से प्रोग्रेस कर रहा था। हर दिन उसने इतनी प्रोग्रेस की जो आम लोगों की कल्पना से परे थी। रैंक 4 में बस एक कदम दूर हूं, ये एहसास फैंग युआन के दिल में और भी गहरा होता जा रहा था। हालांकि प्राइमेवल सी की सतह लगातार कम होती जा रही थी। स्नो सिल्वर प्राइमेवल एसेंस ने रैंक 4 रेल्म की हदों पर जोर शोर से हमला किया, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में प्राइमेवल एसेंस खर्च हुआ। 90% प्राइमेवल सी कोई काम नहीं आ रहा था और एपर्चर की दीवारों को पहले ही चमकदार शुद्ध साफ कर दिया गया था, लेकिन कोई बदलाव नहीं था। भले हाई रैंक 4 बस एक कदम दूर था, ये कदम एक गहरी खाई जैसा था जिसे पार करना बहुत मुश्किल था। कोई नहीं जानता था कि कितने गू मास्टर्स रैंक 3 और रैंक 4 के बॉर्डर पर अटक गए थे और कितने बड़े अरमानों का गला घोंट दिया गया था। जैसे हाईफैंग युआन ने खाली एपर्चर को देखा, ठीक उसी पाल पीले सुनहरे झरने की एक धार एपर्चर से नीचे गिरी। ये बहरी दुनिया से आया था। ये बाइनिंग बिंग द्वारा बोन फ्लैश यूनिटी गू के जरिए भेजी गई मदद थी। भले ही ये सिर्फ रैंक 4 इनिशियल स्टेज लाइट गोल्ड प्राइमेवल एसेंस था, लेकिन जिस पाल ये प्रकट हुआ, फैंग युआन का एपर्चर कांप उठा। फैंग युआन की इच्छा से झरने जैसा प्राइमेवल एसेंस एक जेवारी लहर में बदल गया और एपर्चर की दीवारों की तरफ बढ़ गया, स्नो सिल्वर प्राइमेवल एसेंस के कदमों पर चलते हुए। इससे पहले कि सारी जमा पूंजी इस पाल में फट पड़ी। क्रैक! एक हल्की सी आवाज के साथ एपर्चर की दीवारों पर छोटी छोटी दरारें दिखने लगी। दरारों से चमकदार सफेद रोशनी फूट पड़ी। दरारें बढ़ती चली गई और क्रिस्टल की दीवारें एक बर्फ के पहाड़ के गिरने की तरह टूटने लगी। टुकड़े प्राइमेवल सी के तला में गिरने लगे और शून्य में बदल गए। पूरे 2 घंटे बाद बाइनिंग बिंग के लगातार प्राइमेवल एसेंस के सपोर्ट के तहत यह ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हुआ। क्रिस्टल की दीवारें अब नहीं दिख रही थी, उनकी जगह एक पतली रोशनी की झिल्ली ने ले ली थी। हालांकि ये सफेद रोशनी और भी ज्यादा चमकदार थी और पूरे एपर्चर को रोशन कर रही थी। समुद्र के तला से लाइट गोल्ड प्राइमेवल एसेंस की एक बूंद ऊपर तैरने लगी। येलो गोल्ड प्राइमेवल एसेंस। फैंग युआन रैंक 4 रेल्म में आगे बढ़ गया था। आखिरकार मैं रैंक 4 पर पहुंच गया। शैंग क्लैन सिटी में बस 2 से 3 साल में मैंने इतनी बड़ी प्रोग्रेस की है। फैंग युआन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनमें से तेज पैनी रोशनी चमकी और अंधेरे सीक्रेट रूम में बिजली की एक किरण खींच दी। वो इस रिजल्ट से खुश था। 2 से 3 साल के छोटे से समय में रैंक 4 तक पहुंचने के लिए उस सबसे पहले बोनफ्लैश यूनिटी गू, बाइनिंग बिंग और फिर शांग क्लैन सिटी के अनुकूल माहौल को क्रेडिट देना था। साथ ही इसका क्रेडिट उसके पिछले जीवन के भरपूर अनुभव और उसकी अपनी मेहनत को भी जाता था। रैंक 4 तक पहुंचना मतलब एक पूरी नई दुनिया में कदम रखना था। मॉर्टल दुनिया में रैंक 1 और 2 सिर्फ लो लेवल्स द रैंक 3 मिडिल लेवल था, जबकि रैंक 4 और 5 हाई लेवल्स थे। कई क्लान्स के एल्डर्स सभी रैंक 4 रेल्म पर थे। अगर गु यू माउंटेन अभी भी होता तो फैंग युआन एप क्लैन लीडर के पैड के लिए लड़ सकता था। चाहे वो सदर्न बॉर्डर हो, सेंट्रल कॉन्टिनेंट हो या कोई और जगह, रैंक 4 कल्टिवेशन एक गू मास्टर को हर जगह घूमने के लिए काफी था। रैंक 4 कल्टिवेशन वाले गू मास्टर्स एक ऐसी शक्ति थे जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। कई क्लान्स में सिर्फ 1 या 2 रैंक 4 गू मास्टर्स होते थे। इस स्टेज तक पहुंचने के बाद कहा जा सकता है कि फैंग युआन बड़ा हो गया था और ZY डटार गू मास्टर्स से आगे निकल गया था। पुनर्जन्म के बाद से मेरा कल्टीवेशन अब रैंक 4 तक पहुंच गया है। मेरे पिछले जीवन की तुलना में यह स्पीड अनगिनत गुना तेज है। पहले एक कदम उठाकर और फिर कदम दर कदम आगे बढ़कर मैंने लगातार अपना एडवांटेज जमा किया और आज की इस उपलब्धि तक पहुंचा हूं। ये सब मेरे पिछले जीवन के अनुभव की मदद से हुआ। सब स्प्रिंग ऑटम सकाडा की मेहरबानी से।
फैंग युआन को अब और भी ज्यादा एहसास हो रहा था कि रैंक 6 गू स्प्रिंग ऑटम सकाडा कितना शक्तिशाली था। स्प्रिंग ऑटम सकाडा की वजह से हाई यूज एक और मौका मिल सका था। हालांकि भले हाई मेन रैंक 4 तक पहुंच गया हूं, स्प्रिंग ऑटम सकाडा की रिकवरी स्पीड भी तेज हो रही है। एपर्चर पर इसका प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। रैंक 4 एक बिल्कुल नया स्टार्टिंग पॉइंट है। मेन लाइट गोल्ड प्राइमेवल एसेंस से कई और रैंक 4 गू इस्तेमाल कर सकता हूं। आगे मुझे चार्जिंग क्रैश गू को रिफाइन करने की जरूरत है, लेकिन इससे पहले मुझे अभी भी कुछ करना है। फोर्थ इनर सिटी, ये वही मनो है जिसका इंचार्ज जो क्वान है। फैंग युआन अपने हाथ पीछे करके एक आंगन में खड़ा था और उसका टोन बेपरवाह था। फौरन उसे एक सबॉर्डिनेट से जवाब मिला, जी लॉर्ड फैंग झेंग। अभी फैंग युआन के पीछे बाइनिंग बिंग, सियोडाई, जोंग ब्रदर्स के साथ वेई द शिन और उसके लोग खड़े थे जिन्होंने हाल ही में कुछ गू रिफाइन करने के बाद अपनी कुछ ताकत वापस पा ली थी। यही जगह है। मिसी और मैं यहां इतनी बार आए, लेकिन हर बार हमें ठंडा रिस्पॉन्स मिला। सियोडाई ने गुस्से में साइड से कहा, लॉर्ड, अगर आप मेरे मास्टर से मिलना चाहते हैं तो प्लीज हमें अपना विजिटिंग लेटर दे दीजिए। मेरे मास्टर अभी दोपहर की नींद ले रहे हैं। दरबान पास आकर बोला, उसके अंदाज में घमंड था। उसने सियोडाई को पहचान लिया और समझ गया कि ये शांग शिनसियाई के लोग हैं। दोपहर की नींद? विजिटिंग लेटर? ही। फैंग युआन ठंडा हंसा और फिर उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने अपना हाथ हिलाया, जाओ दरवाजा तोड़ दो। ही। सब लोग कुछ देर के लिए हक्का बक्का रह गए। फिर जोंग ब्रदर्स ने पहल की और बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़े। तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? दरबान बेहद घबरा गया था और चिल्लाए बिना नहीं रह सका, तू छोटू सा कीड़ा हमारा रास्ता रोकेगा, चल निकल यहां से। जोंग हुओ ने एक शैतानी मुस्कान दी और लात मारी, जिससे दरबान हवा में उड़ गया। बैंग! जोंग, तूने अपनी पूरी ताकत से मनो का बड़ा दरवाजा तोड़ दिया। तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ नौकर हंगामा सुनकर दौड़कर आए, लेकिन जैसे हाई उन्होंने शैतानी गू मास्टर्स के ग्रुप को देखा, वो डर के मारे वहीं जम गए। क्रैश बैंग, स्लैम स्लैम। फैंग युआन का ग्रुप जो क्वान के मनों में घुस गया और जोर शोर से तोड़फोड़ शुरू कर दी। जो भी दिखा उस तोड़ दिया और लोगों को पीटना शुरू कर दिया। जोंग फंग ने तो कुछ सुंदर दिखने वाली नौकरानियों के साथ बदतमीजी भी की। मैनर में अफरा तफरी मच गई। कुछ नौकर घबराहट और डर में इधर उधर भाग रहे थे जबकि कुछ रो रहे थे, मदद और माफी के लिए चिल्ला रहे थे। चैप्टर 332, जो क्वान्स शॉक। मास्टर, हम क्या करें? स्टीवर्ट घबराहट में जू क्वान की तरफ दौड़ा, इंस्ट्रक्शंस मांगने। जो क्वान पहले ही झटके से जाग गया था। ये देखकर कि फैंग युआन ने उसके घर में हंगामा मचा दिया है, वो आग बबूला हो गया। ये फैंग झेंग बिल्कुल ही कानून नहीं मानता। उसने शांग क्लैन सिटी में जोर जबरदस्ती करने की हिम्मत की। रुको, ये औरा रैंक 4, हे भगवान, वो कितनी उम्र का है? वो रैंक 4 पर पहुंच भी गया। जो क्वान चुपके से देख रहा था, लेकिन अचानक उसकी अंग फटी की फटी रह गईं। वो पूरी तरह से स्टन था। वो कभी एक रैंक 4 गू मास्टर था, एक क्लैन का लीडर, लेकिन वो रैंक 4 रेल्म तक तब पहुंचा था जब वो लगभग 50 साल का था। फैंग युआन की उम्र बैटल स्टेज में सबको पता थी, वो सिर्फ 20 साल का था। ये कैसा दीवानों वाला टैलेंट था। जो क्वान को अफसोस और जलन, गुस्सा और लाचारी महसूस हुई। फैंग झेंग भी रैंक 4 पर पहुंच गया। वो एक सच्चा रैंक 4 गू मास्टर है। उसके पास पर्पल थॉर्न टोकन भी है और शांग शिनसियाई और शांग चाओफंग के साथ अच्छे रिलेशंस हैं। वो बहुत जिद्दी है। पहले उसने गुलाम मार्केट में प्रॉब्लम खड़ी की थी, लेकिन उस सिर्फ यूनानचास प्राइमेवल स्टोन्स का फाइन लगा। उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वो रैंक 5 तक पहुंच सकता है। अफवाहों के मुताबिक शांग यानफी भी उसकी काफी इज्जत करते हैं और अब पूरा शांग क्लैन उसकी हरकतों पर बैंड किए हुए है। वे उससे कैसे compete कर सकता हूं? लेकिन अगर मैं उससे पंगा नहीं ले सकता तो क्या मैं छुप नहीं सकता? ये सोचते हुए जो क्वान ने एक आह भरी और अपने बूढ़े स्टीवर्ड से कहा, जल्दी से हमारा सामान पैक करो, हम दुकान में छुपने जा रहे हैं। वो पूरी ताकत से आ रहे हैं, हमें इस दौरान उनसे बचना होगा। जी मास्टर। बूढ़ा स्टीवर्ड जल्दी से पैकिंग करने चला गया। एक पाल बाद अस गैंग ने मनो को उलट पुलट कर दिया। वो जगह जो पहले एलिगेंट और शांत थी, अब एक वॉरज़ोन बन चुकी थी। लॉर्ड, हमने ढूंढ लिया है, हमें जू क्वान नहीं मिला। जोंग तू ने रिपोर्ट किया। वो जरूर पिछले दरवाजे से खिसक गया होगा। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, शायद दुकान में छुपा होगा। लेकिन ये सब मेरी एक्सपेक्टेशंस के अंदर ही था। मैंने जानबूझकर पिछला दरवाजा खुला छोड़ा था। ही।
फैंग युआन हल्के से हंसा। जो क्वान ने सोचा था कि फैंग युआन शैंग क्लैन का सम्मान करेगा और परेशानी करना बैंड कर देगा। लेकिन फैंग युआन कौन था? उसके दिल में सुपर साइज शैंग क्लैन भी उसके अरमानों के लिए एक थोड़ा बड़ा स्टेपिंग स्टोन हाई था। जो मैंने तुम्हें तैयार करने के लिए कहा था वो किया? फैंग युआन पीछे मुड़ा वे द शिन से पूछते हुए। वे द शिन ने जल्दी से जवाब दिया, वो तैयार है। बहुत अच्छा। फैंग युआन ने अपना हाथ हिलाया, चलो। गैंग मैनर से निकला और फौरन एक हंगामा मच गया। शैंग क्लैन सिटी हमेशा से बहुत शांत और सुरक्षित रही थी। फैंग युआन का किसी के घर में घुसकर तोड़फोड़ करना पहले ही काफी अटेंशन खींच चुका था। ऊपर से फैंग युआन ने वे द शिन को इस मामले की खबर फैलाने का निर्देश दिया था, इसलिए ये शहर में और भी सनसनीखेज कहानी बन गई। अनगिनत राहगीर सीन की तरफ आकर्षित हो गए। चलो। फैंग युआन ने रास्ता दिखाया, अपने फॉलोअर्स को लेकर सड़कों पर घूमता रहा, जानबूझकर हाई प्रोफाइल रखते हुए। रास्ते में राहगीरों की संख्या बढ़ती गई, भीड़ इतनी हो गई कि सड़क लोगों से भर गई। मास्टर, मास्टर, वो फैंग जेंग फिर से यहां आ गया। बूढ़े स्टीवर्ड ने डरते हुए रिपोर्ट किया। टेंशन मत लो, ये दुकान शांग क्लैन की है, उसकी हिम्मत नहीं होगी यहां जबरदस्ती घुसने की। जो क्वान ने अपनी दाढ़ी सहलाई, अपने स्टीवर्ड को शांत करते हुए। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही उसने एक जोर की आवाज सुनी। फैंग युआन ने सबके सामने दुकान का दरवाजा लात मारकर उड़ा दिया था और बड़े बड़े कदम दुकान के अंदर रखे। वहीं रुक जाओ। शैंग क्लैन सिटी गार्ड्स का एक ग्रुप गंभीर चेहरे के साथ बाहर निकला। फैंग युआन और उसके गैंग ने इतना शोर मचाया था कि सिटी गार्ड्स को कब का इन्फॉर्म कर दिया गया था। ये एक शांग क्लैन की दुकान है, तुम जोर जबरदस्ती से अंदर नहीं जा सकते। ये शांग क्लैन सिटी के नियमों का उल्लंघन है। गार्ड लीडर पसीने से भीगते हुए चिल्लाया। वो आज ड्यूटी पर था, अगर वो कुछ ना बोलता तो शैंग क्लैन सिटी बाद में उसकी लापरवाही के लिए उससे हिसाब मांगती। लेकिन फैंग युआन ने उस पूरी तरह इग्नोर कर दिया, एक शब्द सुने बिना अंदर चलता गया। दूसरे भी उसके पीछे पीछे आ गए। बाइनिंग बिंग बाहर खड़ी रही, सिटी गार्ड लीडर को ठंडी नजर से देखते हुए, अपना रैंक 4 ऑरा छोड़ते हुए। हम अब अंदर जा रहे हैं, तो क्या रोक सकते हो हमें? इस रैंक 2 लीडर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने थूक निगला और पीले चेहरे से जवाब दिया, भले ही मैं आपको रोक ना सकूं, हमें कोशिश तो करनी ही होगी। ये शांग क्लैन सिटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड फैंग झेंग की हरकतों ने शांग क्लैन सिटी के नियमों चैप्टर 3 आर्टिकल 25 का उल्लंघन किया है। हमें पता है, फाइन हाई तो है। बाइनिंग बिंग ने अपनी भुएं उठाईं और प्राइमीवल स्टोन्स का एक बाग लीडर की तरफ फेंका। इसमें 500 प्राइमीवल स्टोन्स हैं, चेंज तुम रख लो। हमें अभी अंदर और तोड़फोड़ करनी है, यह एडवांस पेमेंट है। ऐसा कहकर बाइनिंग बिंग भी दुकान में चली गई। लीडर वहीं बटसा खड़ा रह गया, उसने प्राइमीवल स्टोन्स का वो भारी बाग पकड़ा हुआ था, वो बाइनिंग बिंग के ऑरा से पूरी तरह से स्टन था। बहुत ज्यादा घमंड, हद से ज्यादा घमंड। रागीर दहाड़ रहे थे। मैंने कभी किसी को शांग क्लैन सिटी में इतना कानून तोड़ते नहीं देखा। फैंग झेंग और बाइनिंग बिंग रैंक 4 गू मास्टर्स हैं, उनके पास ये एबिलिटी है। उनके पास पर्पल थॉर्न टोकन का सपोर्ट भी है, कौन उनकी नकल कर सकता है? अगर मेरे पास ताकत होती भी तो मेरी हिम्मत ना होती। वो लोग बस हद से ज्यादा हिम्मत वाले हैं। दिन दहाड़े ये सब करना, सच में। जब कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे तब ज्यादातर दर्शक बस हक्के बाकी खड़े थे। कुछ लोग दुकान में जाकर तमाशा देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें या तो फैंग युआन के आदमियों ने बाहर रोक दिया या सिटी गार्ड्स ने भगा दिया। लीडर, क्या हम अंदर जाएं? एक सिटी गार्ड ने धीरे से पूछा। अंदर जाकर क्या करें? ताकि वो हम पर प्राइमीवल स्टोन्स फेंके? लीडर चिल्लाया। रुको, लॉर्ड एल्डर के आने का इंतजार करो और उन्हें यहां इस मामले को सुलझाने दो। वापस फैंग युआन पर आते हैं, जो दुकान में घुस रहा था। फैंग झेंग, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? शैंग क्लैन की दुकान में जबरदस्ती घुसकर क्या तुम अब भी शांग क्लैन सिटी में रहना चाहते हो? जो क्वान का चेहरा गंभीर था जब उसने शांग क्लैन का नाम इस्तेमाल करके फैंग युआन के दबदबे को दबाने की कोशिश की। फैंग युआन ने हंसी उड़ी, जो क्वान को तिरस्क से देखते हुए। बुद्धे, तुम घर पर सो नहीं रहे थे? यहां क्यों छुपे हो? हम दोनों स्मार्ट लोग हैं, चलो घुमा फिरा कर बात ना करें, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। तुम्हारे पास अब दो चॉइस हैं, या तो मेरी शरण में आ जाओ या मारो। अभी चुनो। ही। नौजवान, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि अपना घमंड कम करो। जो क्वान ने एक मुस्कान निचोड़ी, उसका घमंडी कैरेक्टर हावी हो गया और उसने सिर झुकाने से इनकार कर दिया।
तुम मुझे नुकसान पहुंचना चाहते हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हम अभी कहाँ हैं? फैंग युआन जोर से हंसा। तुम क्यों हंस रहे हो? जो क्वान का चेहरा बेहद खराब था जब उसने पूछा। तुम इतने साल जिए हो, तुम्हारी दूरदृष्टि कमजोर होती जा रही है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं शांग शिनसियाई से अलग हूं? खैर, मैं तुम पर दया करके तुम्हें एक मौका देता हूं, मुझे पूरी तरह से समझने का एक मौका। फैंग युआन ने कहा, अचानक चिल्लाते हुए और हमला करते हुए। जो क्वान ने सोचा भी नहीं था कि फैंग युआन इतना इनकंट्रोलेबल होगा। हमले के बाद वो तुरंत जमीन पर लुढ़क गया और लगभग बेहोश हो गया। लेकिन उसके पास अभी भी अपना रिच एक्सपीरियंस था। वो जल्दी से उठा और फैंग युआन से लड़ने लगा। बम बम बम। लड़ाई की आवाज बाहर तक फैली। दुकान के बाहर खड़ी भीड़ में हलचल मच गई। वो लड़ पड़े। उसने सच में हमला कर दिया। इस फैंग झेंग के गट्स लोहे के बने हैं, वो बहुत पागल है। जो क्वान की किस्मत ही खराब है कि उससे पाला पड़ गया। सब आ भर रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि जो क्वान जीतेगा। वो सही थे। दुकान में लड़ाई जल्दी ही खत्म हो गई। जो क्वान बिल्कुल भी फैंग युआन का मुकाबला नहीं था। उसके पास अभी भी कुछ छिपी हुई चोटें थीं। भले ही वो रैंक 3 पीक स्टेज का था, लेकिन दबाव डालने वाले फैंग युआन के सामने उसके जीतने का कोई चांस नहीं था। लड़ाई के दौरान दुकान में तोड़फोड़ हो गई। लगभग आधी जगह बर्बाद हो गई। धूल छटने के बाद सबने देखा कि जो क्वान जमीन पर पड़ा है, खून बह रहा है और हड्डियां टूटी हुई हैं, हिले डुले बिना। फैंग युआन जमीन पर खड़ा था। उसने जो क्वान के सिर पर पैर रखा हुआ था और एक जबरदस्त ऑरा छोड़ रहा था। लॉर्ड फैंग झेंग, आपने ये क्या किया? 3 शैंग क्लैन एल्डर्स एक साथ आए, चिल्लाते हुए। कहाँ है तुम्हारी? देखकर पता नहीं चलता? मैं लोगों को सबक सिखा रहा हूं। फैंग युआन ने अपनी एड़ घुमाई, जोर से जवाब देते हुए। भीड़ हंस पड़ी। लॉर्ड फैंग झेंग, हम यहां मजाक के लिए नहीं आए हैं। ये मामला बहुत गंभीर है, क्या आप इसके परिणाम जानते हैं? क्लैन एल्डर्स ने गंभीरता से कहा। जो क्वान जिसे फैंग युआन ने रौंदा हुआ था, उसके खुले मुंह से खून बहते हुए उसने हंसी उड़ी। फैंग झेंग ने बहुत जल्दबाजी कर दी। उसने मामले को बहुत गंभीर बना दिया है। इस बार वो इससे कैसे निकलेगा? भले हाई फैंग झेंग एक टैलेंट है, लेकिन आखिरकार वो शान क्लैंसमैन नहीं है। सबकी नजरों के नीचे फैंग युआन हंसा। ऑफ कोर्स मेन परिणाम जानता हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे ये भी पता है कि किसी को मारने के क्या परिणाम होते हैं। ऐसा कहते हुए उसने पर्पल थॉर्न टोकन निकला। एल्डर्स, अगर मेन शैंग क्लैन सिटी में कत्ल करता हूं, तो इससे शांग क्लैन की शांति भंग होगी। नियमों के मुताबिक मेन पर्पल थॉर्न टोकन खो दूंगा, सही है ना? फैंग युआन ने पूछा। हाँ, एक एल्डर ने तुरंत जवाब दिया। साफ जवाब मिलने के बाद फैंग युआन के होठ ऊपर की तरफ मुड़ गए और उसने एक कठोर मुस्कान दिखाई। उसने जोर लगाया और पर्पल थॉर्न टोकन को चूर चूर कर दिया। इस हरकत ने भीड़ को हैरानी से चिल्लाने पर मजबूर कर दिया, जबकि एल्डर्स की एड़ की पुतलियां सिकुड़ गईं। फैंग झेंग ने पर्पल थॉर्न टोकन तोड़ दिया। वो एक पर्पल थॉर्न टोकन था, उसने उस तोड़ दिया। कितना बड़ा नुकसान है। फैंग झेंग ने पर्पल थॉर्न टोकन तक छोड़ दिया। वो साफ साफ जो क्वान की जान चाहता है। जो क्वान बहुत घमंडी है, शांग शिनसियाई के इनविटेशन को इतनी बार ठुकराया। इस वजह से उसने फैंग झेंग को गुस्सा दिला दिया। कैसी बुरी किस्मत है। पर्पल थॉर्न टोकन के टुकड़ों को जमीन पर गिरते देख, यहां तक कि अपने ही चेहरे पर लगते हुए, जो क्वान की मुस्कान जम गई। ये एक पर्पल थॉर्न टोकन था। फैंग झेंग ने अपना पर्पल थॉर्न टोकन तक तोड़ दिया। वो मेरी जान चाहता है। क्या वो पागल हो गया है? जो क्वान फैंग युआन के पागलपन, लापरवाही और दीवानगी से पूरी तरह से दहशत में था। चैप्टर एंड।